अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हमें ये देखना हमें ये पता होना चाहिए कि एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में P अपॉन क्यू और R अपॉन एस का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। मतलब P अपॉन क्यू की जो वैल्यू आएगी और R अपॉन एस की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी। और उसमें से जब बैलेंस हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो बीच में जो हमारा गैल्वेनोमीटर लगा होता है उसमें कोई भी करंट पास नहीं होता है। बट अगर हमें अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज दे रखा है तो इसका मतलब हमारी जो P अपॉन क्यू है और वो इक्वल नहीं है R अपॉन एस के रेशियो के। तो इसका मतलब कि ये जो बीच में हमें गैल्वेनोमीटर दिया होता है उसमें से भी करंट पास होगा। और अगर हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज सेम रखी गई है क्वेश्चन में और वोल्टेज की वैल्यू चेंज कर दी है तो हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस जो इसकी जो वैल्यू होती है हमारी वो हमारी रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो हम पहले अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन देख लेते हैं। पहली कंडीशन होती है कि P अपॉन क्यू R अपॉन एस के इक्वल नहीं होता है। दूसरी है जो गैल्वेनोमीटर में से करंट जाएगा, मतलब ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसमें से करंट नहीं जाएगा, मतलब जाएगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, उसमें से करंट की कोई वैल्यू होगी। और जो इस पॉइंट की जो पोटेंशियल होगी वो इस पॉइंट की और इस पॉइंट की जो पोटेंशियल होगी ये दोनों सेम नहीं होंगी, मतलब करंट का फ्लो होगा। अगर बी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है डी से तो ऊपर से नीचे जाएगा। बट अगर डी पॉइंट की वैल्यू ज़्यादा है पोटेंशियल की बी से तो नीचे से ऊपर जाएगा। अगर और सपोज हमें ये सर्किट दिया हुआ है जहाँ पे यहाँ पे P की वैल्यू R है, Q की वैल्यू 2R है, S की R है और R की 2R है। और ये पूरा सर्किट हमारे ये पूरा जो हाँ ये V वोल्ट से पूरा कनेक्टेड है और इसमें से I करंट जा रहा है। तो इसमें से हमें ये निकालना है कि हर एक रेजिस्टेंस में से करंट की वैल्यू क्या होगी। उसमें हम कैसे निकालेंगे, पहले तो हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे ऐसे कि हमें इजी हो जाए देखने में। और फिर ये वाला जो लूप है A B और D और फिर वापस A, यहाँ पे हम किरचॉफ लॉ लगा देंगे, वोल्टेज लॉ, जहाँ पे हमें लूप लॉ लगाना होगा। और इसका मतलब ये है कि सपोज हम ये पॉइंट ले रहे हैं तो इसी पे हमें वापस आना है लूप में और फिर इसकी VA माइनस VB VA इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम उसी पॉइंट पे वापस आ रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि इसमें कितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं। तो A से जाएंगे B तक तो यहाँ पे हमारा R आ रहा है और इसमें R रेजिस्टेंस आ रहा है और इसमें करंट जा रहा है I1। तो हम I1R लिखेंगे और हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। और फिर हम B से D जाएंगे, B से D में भी R आ रहा है और इसमें जो करंट जाएगा वो 2I1 माइनस I जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस 2I1 माइनस I इंटू होल R, ठीक है। और फिर हम D से वापस A की तरफ जाएंगे तो हमारा 2R आ रहा है रेजिस्टेंस और करंट आ रहा है I माइनस I1। बट हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब माइनस I का इंटू 2R। तो इसे जब हम खोल के लिखेंगे तो ये हो जाएगा I1R प्लस 2I1R माइनस IR माइनस 2IR प्लस 2I1R, जिसे सॉल्व करके हमारा रिलेशन I1 और I के बीच में आएगा। I1 इज इक्वल्स टू 3/5I, ये मेन फॉर्मूला है। और फिर अगर हमें I की वैल्यू सपोज हमें 15 दी हुई है तो हम यहाँ पे I की वैल्यू 15 रखेंगे तो 3/5 इंटू 15 हो जाएगा 9 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू 9 आ गई। और फिर बाकी सब में से भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे 2I1 माइनस I में हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे 3 एम्पियर आएगा। फिर इसमें से I माइनस I1 तो हमें पता ही है, I की वैल्यू 15 है और I1 की 9 आई है तो जो इस 2R में से जाएगा वो 6 एम्पियर हो गया और इसमें से भी 6 एम्पियर हो गया। क्यों? क्योंकि जो डायगोनल पे जो रेजिस्टेंस होते हैं उनमें जो करंट जाता है वो सेम जाता है। तो अगर Q अपॉन R डायगोनल रिलेशन में है तो इसका मतलब R और Q में से सेम करंट जाएगा और P और S में से सेम जाएगा। और अगर हमसे ये पूछे कि इसका R इक्विवेलेंट कितना होगा
तो उसमें भी हमें केवीएल लगाना है, बट कहाँ, इस वाले लूप में जहाँ से बैटरी हमारी कनेक्टेड है। तो यहाँ से ये सपोज ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो हमें ए टू सी जाना है और फिर वापस सी से ए की तरफ वापस आना है। तो हम सबसे छोटा लूप ले लेते ताकि हमें इजी पड़े। तो यहाँ से हम ए से चलेंगे, ए से इधर गए, फिर इधर आए, तो हमें ये रेजिस्टेंस मिला 2R, और इसमें से करंट जाएगा I माइनस I1। तो इसे हम लिख देंगे 2R इंटू I माइनस I1, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव हो गया। फिर हमें आगे मिला डी से, फिर हम सी तक जब जाएंगे तो हमें मिला R, और I1 करंट जा रहा है इसमें से, तो ये हो गया I1R, और पॉजिटिव होगा क्योंकि हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट की। और फिर सी से हम वापस ए की तरफ जब आएंगे तब हमें बैटरी मिल रही है, बट बैटरी की हमें कौन सी पोलैरिटी मिल रही है, नेगेटिव पोलैरिटी, तो इसलिए हम माइनस वी लिख देंगे। और हमें इतना तो पता ही है कि V की वैल्यू क्या होती है, V इज इक्वल्स टू IR। तो हम यहाँ पे V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे IR, I मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो निकल रहा है, और R मतलब R इक्विवेलेंट। तो ये हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी I R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2IR माइनस I1R सॉल्व करके। और फिर जब हम I1 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी कि I1 और I का रिलेशन क्या होता है, तो हम I1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। I1 की जगह हम ये लिख सकते हैं 3/5I, तो ये हो जाएगा 3/5IR। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा IR इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 7IR/5, और दोनों जगह आई तो सेम है, तो इसलिए आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी 7/5R। ये फॉर्मूला कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे हमारा रिलेशन इसकी तरह और रेजिस्टेंस के बीच का, ठीक है। अब जैसे कि हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ए से बी है और यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस इस ऐसे जुड़े हुए हैं कि यहाँ पे 10 ओम का है, यहाँ पे 20 ओम का, यहाँ पे 20 ओम का, और यहाँ पे 10 ओम का। तो हमें ये दिख रहा है कि ये सपोज हमने 10 ओम को R मान लिया और 20 ओम को 2R, तो 20 ओम अगर हम 10 के कंपैरिजन में देखें तो 2R होता है, तो ये हमने 2R मान लिया। बट जो हमने फॉर्मूला निकाला है R इक्विवेलेंट का, उसमें R आता है, तो हमें सिर्फ 10 ओम को देखना है, और फिर यहाँ पे हम R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो गया 7/5 इंटू R। R की वैल्यू यहाँ पे 10 ओम है, तो ये हो जाएगा 7/5 इंटू 10, और 5 से कट जाएगा 2 आएगा, तो 7 इंटू 2 14 ओम हो गया। तो ऐसे हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। जो मेन फॉर्मूला इसमें यूज होगा वो है I1 इज इक्वल टू 3/5I, और R इक्विवेलेंट के लिए होगा 7/5R। कोई डाउट, कुछ पूछना है किसी को?